नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान कोयटा में एक नए प्रोग्राम के साथ एक दिन आइजक टीवी के साथ प्रोग्राम जिसमें आज हमारे गेस्ट हैं, नौजवान की आदत है, खूबसूरत पर्सनैलिटी है और खुदावन ने उनको इतनी बरकत से मालामाल किया है कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके बाद खुदावन ने उनको बहुत ज़्यादा बरकत से मालामाल किया है। और जब आप उनसे मिलेंगे तो आप यकीनन आज ब्लेस होंगे। बहुत सारी खूबियाँ उनमें पाई जाती हैं और मैं इस नौजवान जो क़यादत जो आज कोयटा के अंदर बेशुमार काम कर रहे हैं और इनका नाम है मिस्टर शहजान विलियम भट्टी। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बिल्कुल यंग एज में बहुत सारे मनसब इनके पास है। सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग वाली बात है कि बिजनेस रन कर रहे हैं और बहुत हाई लेवल पर ये बिजनेस रन कर रहे हैं और कोयटा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं और खुदावंद का शुक्र है कि पाकिस्तान आर्मी में भी ये एज ए कॉन्ट्रैक्टर इनके वालिद साहब विलियम भट्टी साहब और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि जब हम बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो आज आप जब इनसे मुलाकात हम करेंगे, बातचीत होगी, पूछेंगे तो बहुत सारे लोग जो है आज ब्लेस होंगे कि कैसे ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सारे और भी इनमें टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं। और ये चेयरमैन हैं सोसाइटी फॉर ह्यूमन इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। देखें इतनी खूबियाँ इनमें पाई जाती हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि आज आप जानेंगे कि एक नौजवान यंग एज में कैसे उन्होंने अपने वालिद के साथ बिजनेस रन किया और उनमें इतनी क्वालिटीज़ हैं कि वो भी आने वाले इन फ्यूचर हमारी दुआ है कि वो एक पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसका भी वो हिस्सा बने। तो अभी हम उनके घर जा रहे हैं, अभी जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे तो आज उनसे बातचीत होगी और आपको पूरी जानकारी देंगे कि एक नौजवान मिस्टर शहजान विलियम भट्टी जो बलूचिस्तान के अंदर ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि खुदावन ने कितना उनकी फैमिली को ब्लेस किया है कि वो जो नीडी लोग हैं, पुअर लोग हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं। और बहुत सारे ऐसे चर्चेज़ हैं जहाँ वो अपनी खिदमात को सारा अंजाम दे रहे हैं। फाइनेंशियली तौर पर चर्चेज़ में वो डोनेशंस देते हैं और बहुत सारे पास्टर साहबान जो है वो जब वो काम होता है कंस्ट्रक्शन का या किसी किस्म का भी तो वो शाना पेशाना चर्चेज़ के साथ भी खड़े होते हैं। थैंक यू सो मच। जब हम बलूचिस्तान कोयटा के मशहूर व मरूफ बिजनेसमैन मिस्टर शहजान विलियम भट्टी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शहजान कंस्ट्रक्शन कंपनी कोयटा को मिलने उनकी रिहाइश गाह वाक़या शहबाज टाउन एयरपोर्ट रोड कोयटा पहुँचे तो सबसे पहले शहजान विलियम भट्टी के छोटे भाई जबरान जान ने हमें खूबसूरत माला पहनाई। इसके बाद इनके नहायत ही करीबी दोस्त हाजी अलाउद्दीन ने हमें खूबसूरत माला पहनाई। वालिद मोहतरम विलियम भट्टी ने हमें खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पेश किया। शहजान विलियम भट्टी ने खूबसूरत माला पहनाई और आखिर में शहजान भट्टी के बड़े बेटे सुलेमान एंथनी और छोटे बेटे अरसलान यशुआ ने हमें अपने घर आने पर तहे दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा। इसके बाद मिस्टर शहजान विलियम भट्टी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शहजान कंस्ट्रक्शन कंपनी कोयटा ने और इनके वालिद मोहतरम के साथ मिलकर केक काटा और हम सब ने मिलकर इकट्ठी चाय पी। खुदा यीशु के जिंदा जलाली और खुदूस नाम में आपकी सलामती हो। एक नए प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट पास्टर सैमुअल कोकर, एक दिन आइजक टीवी प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं मिस्टर शहजान विलियम भट्टी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है शहजान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो हम अपने शो में सबसे पहले मिस्टर शहजान विलियम भट्टी साहब आपको वेलकम करते हैं। एक दिन आइजक टीवी के साथ आपको पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं
तो सबसे पहले मुझे खुशी ये हुई है कि आप एक बिजनेसमैन हैं और एक बिजनेसमैन के आप बेटे हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बिजनेस में कैसे आए? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बलूचिस्तान की धरती के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारे बड़े ऑनर की बात है कि आज एज़िक टीवी और एक दिन एज़िक टीवी के साथ के प्रोग्राम के दौरान अपने यहाँ पर हमें होस्ट कर रहे हैं। सर, ये हमें मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे जो है ना क्या कहते हैं, हमें बिजनेस फिर से में मिला है, गॉड गिफ्टेड, और गॉड गिफ्टेड है। 1980 के बाद मेरे वालिद साहब जो है ना क्या कहते हैं, उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, और इस टाइम जो है ना क्या कहते हैं वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बलूचिस्तान में उनका बहुत बड़ा नाम है, और इस टाइम वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, और डिफरेंट फील्ड्स का उनका एक्सपीरियंस है। और हमारी जितनी फैमिली वो बिजनेसमैन भी है, और इसके साथ साथ मैं जो है क्या कहते हैं ह्यूमन राइट और सोशल एक्टिविस्ट भी। दैट्स ग्रेट। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सरफराजी न मशरक से न मगरब से बल्कि खुदा की तरफ से है। तो खुदावंद ने आपको इतना ब्लेस किया है कि ये आपके वालिद साहब की वसातत से आज आप सारे भाई बहुत बड़े बड़े मनसिब पर हैं। तो बिजनेस मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा टूल है। अकॉर्डिंग टू होली बाइबल आज देख लें बनी इसराइल को कि वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड बैंक उनका है, सारी इकोनॉमी जो है वो इसराइल की चल रही है, और वो कलाम के मुताबिक लिखा है कि तू कर्ज देगा पर लेगा नहीं। तो आज देख ले कि बनी इसराइल कामयाबियों का पूरी दुनिया में उनका सिक्का है। उनकी इतनी ये इकोनॉमी की वजह से वो स्ट्रांग है कि वो एक बिजनेस रन करते हैं। जब छोटा सा बच्चा होता है तो सबसे पहले एजुकेशन उसकी जो वो उस पर वो ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर बिजनेस। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कलाम पे बिजनेस का भी जो है वो बहुत बड़ा जिक्र है कि जो आपको अपना कारोबार है ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपकी बात बहुत अपनी जगह बजा है। बाइबल मुकद्दस की तो किसी बात को हम जुटला नहीं सकते जी। इस टाइम जो बिजनेस है, बिजनेस के बगैर अगर हम देखें तो शायद तरक्की नामुमकिन है। लेकिन इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन के बगैर हमारे जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनकी तरक्की नामुमकिन है। ठीक है। और पहले एजुकेशन, उसके बाद बिजनेस। क्योंकि बहुत लोग और काफ़ी यूथ के लोग मुझसे मेरे पास आते हैं, विजिट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भले आपकी जॉब है लेकिन आप किसी न किसी लेवल पर अपने बिजनेस को स्टार्ट रखें, चाहे छोटे पैमाने के ऊपर रखें। अगर छोटे पैमाने के ऊपर तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपसे बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि एजुकेशन के बाद अगर आप बिजनेस को लेते हैं, शुरू में हर्डल्स बहुत आती हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब खुदा सरफराजी देता है। वेरी नाइस। और जब खुदा सरफराजी देता है और आपका हाथ पकड़ता है, वो बुलंदियों तक ले जाता है। लेकिन शर्त यही है कि आप इरादा तो करें, अपने हौसले तो बुलंद करें। और जब आप हौसला रखते हैं तो डेफिनेटली यानी कि आप कुछ ना कुछ करने के जज्बा रखते हैं। क्योंकि मैं कहूँगा कि सबसे पहले आपके अंदर जज्बा होना बहुत जरूरी है। शनान भाई, आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ। यंगस्टर आपको देख रहे हैं, आप खुद एक यंग मैन है और वेरी स्मार्ट पर्सन। आप जो यूथ लीडरशिप है जो आपको देख रही है पूरे दुनिया से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कुछ टूल, उनको कुछ टिप्स दें कि वो पढ़ें भी और बिजनेस में भी आए, ताकि हमारा ख़ानदान भी स्ट्रांग हो, मुल्क पाकिस्तान भी स्ट्रांग हो और मसीह कौम भी स्ट्रांग हो। जैसे मैंने देखा कि बलूचिस्तान में आपके वालिद साहब का, आपकी फैमिली का एक नाम है। वो बिजनेस, अगर आपका बिजनेस ना होता, सॉरी टू से, तो शायद आपको लोग ना जानते होते। लेकिन आज मैंने देखा है कि खुदावन ने आपको हर चीज से ब्लेस किया है। तो आप अपने नौजवानों को, क्योंकि नौजवान हमारे ज्यादा पढ़ते नहीं है, उनको कुछ आप नसीहत करें, कुछ उनके लिए खुसूसी मैसेज दें कि बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो। सर, थैंक यू वेरी मच। आज की जो सिचुएशन चल रही है ये बड़ी क्रूशल और टफ सिचुएशन है। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो शायद दिल बर्दाश्ता भी हैं या शायद वो मेहनत करने से कतराते हैं। मैं यहाँ यूथ के हवाले से एक मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहले आपने एजुकेशन की तरफ खास तवज्जो देनी है, इनिशियल हमारी जो इनिशियल। और अगर आप एजुकेशन को देखेंगे तो हमारी तरक्की का जीना या तरक्की की जो स्टेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। भले आप गवर्नमेंट लेवल पर लें या किसी भी लेवल के ऊपर हैं, आप हर हाल में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। एजुकेशन के साथ साथ मैं कहूँगा स्किल ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन क्या है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे अगर हैं तो उनको जॉब्स नहीं मिल रहे।
اور اس کے بعد کیا کہ آپ پاس کچھ نہ کچھ اسکل ہونے ضروری ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ مارکیٹ سروے کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کے ایریا وائز کون سا بزنس آپ کو سوٹ کرتا ہے. میں بہت بڑے بزنس کی بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میں اس ٹائم ایک بہت بڑے بزنس کو رن کر رہے ہیں, میرے والد صاحب ایک بہت بڑے نام ہیں یہاں پر, وہ ایک جانے پہچانی شخصیت ہے, میرے بھائی اس ٹائم کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بہت بڑے بزنس مین ہے, کینٹ کے کانٹریکٹر ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ فرسٹ اسٹیج آپ کو چھوٹے اسٹیپ سے شروع کرنا ہے. جب آپ چھوٹے اسٹیپ سے شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کچھ نہ کچھ آگے بڑھیں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ گلی محلے کے اندر کسی نہ کسی بزنس سے اسٹارٹ لے لیں, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اپنی ایجوکیشن کو نہ چھوڑیں, اپنے اسکل ٹریننگس کو نہ چھوڑیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے تو آپ اسکل کو سیکھنے کی کوشش کریں, اور اس کے ساتھ صرف سیکھنے کے بعد اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کریں کسی صورت بھی, اور شرم محسوس نہ کریں. ہمارے بلوچستان میں کافی لڑکے ایسے آگے ہیں جنہوں نے اپنے بزنس اسٹارٹ کیے ہیں. شروع میں آپ کے پاس ہرڈلز آئیں گی, آپ کو لوگ ڈس ہارٹ کریں گے, ڈسکریمنیشن بھی ہوگی, لیکن آپ نے سے ڈرنا نہیں ہے, کسی صورت نہیں ڈرنا, کیونکہ جب آپ کے ساتھ یسوع ہے تو پھر آپ کے ساتھ سمجھے کہ آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ایک سٹیج ضرور آئے گا کہ جب آپ بلندیوں پر ہوں گے, اور اس دن آپ محسوس کریں گے خدا نے آپ کو سکسیس دی ہے. That's great. مسٹر شہزان ولیم بٹی صاحب, بہت خداوند نے آپ کو ٹیلنٹس دیے ہیں, اسکلز دیے ہیں, اور بڑی اچیومنٹس میں نے دیکھی ہیں کہ آپ نہ صرف بزنس میں بلکہ اور بھی بڑے آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ ہیومن رائٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو آپ چیئرمین ہیں, کس وہ اپنی آرگنائزیشن کا نام بتائیں اور اس کی تفصیل مجھے بتائیے گا. ریورنڈ سیمسن صاحب, ساری بلیسنگ خداون کی طرف سے ہے, اور خداون کی بلیسنگ کے ساتھ اس ٹائم میں چیئرمین ہوں سوسائٹی فار ہیومن ایکویلٹی اینڈ امپاورمنٹ. ویری رائٹ. یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, اس کا میں چیئرمین ہے. اسی کے ساتھ ہی یعنی کہ 4-5 آرگنائزیشن سے میں رپیٹ کیے دیتا ہوں. وہ ڈیٹیل بتائیں ان کی اور اچیومنٹس بتائیں. اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں, ایک ایز اے این ایل ڈی ہوں. این ایل ڈی صرف پاکستان لیول کے اوپر صرف 23 لوگ ہیں جو لابنگ کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر, اور جہاں بھی لیجسلیشن یعنی کہ قانون سازی ہے جو ہمیں نوٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں, پچھلے 2-3 سالوں سے ہم لوگوں نے اس کے اندر بڑی اچیومنٹ لی ہیں 5% کوٹا کے حوالے سے, اور اس کو اسمبلی تک, نیشنل اسمبلی تک پہنچانے کے لیے اس کی لابنگ ہم لوگوں نے کی. اسی کے ساتھ ہی ہندو میرج بل پورے پاکستان کے اندر, کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے نا کیا کہتے ہیں سارے صوبے مختار ہیں, جی جی, تو ہم لوگ نے پروویژن لیول کے اوپر بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کی لیجسلیشن کی ہے یہاں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ 2% ایجوکیشن کوٹے کے لیے ہم لوگوں نے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر اس کی لیجسلیشن کی ہے. سندھ اور بلوچستان ابھی رہتے ہیں, اور بہت جلدی ہم اس کے اندر ورکنگ ہے, اس میں جاری ہے. اور ایز اے این ایل ڈی نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن ممبر بھی ہوں میں پاکستان لیول کے اوپر. اس کے ساتھ ہی سوسائٹی فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ اسلام آباد ایک آرگنائزیشن ہے, ان کا بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ہوں, اور یہ بھی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, خدا ان کے فضل سے بہت بڑا کام کر رہی ہے. اور سیویئر آرگنائزیشن ہے, اس کا میں ایگزیکٹو بورڈ آف ممبر بھی ہوں اور ایگزیکٹو سیکرٹری بھی ہوں. اس کے ساتھ بلوچستان لیول کے اوپر جو کمپوزٹ ہیریٹیج ایز اے ٹول آف پیس, یہ ایک لیٹسٹ ٹرم ہے جو کہ پیس کو پروموٹ کر رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے امن کمپوزٹ ہیریٹیج کے تھرو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور کرسچن اسٹڈی سینٹر جو کہ اسلام آباد کے اندر ہے, بہت بڑا سینٹر ہے, ان کے تھرو یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو بلوچستان لیول کے اوپر سمجھے کہ میں ان کا ایک سینئر ایڈوائزر بھی ہوں, اور ان کے جتنے پروگرامز وغیرہ ہیں ان کو ہم لوگ لیڈ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ امن کی فضا ہم قائم کر سکیں, اور ہم لوگ یوتھ کے تھرو جو ہے نا اس امن کو ہم قائم کر سکیں. اور اسی کے ساتھ سر ریسنٹلی RTI, آپ کو شاید پتا ہو, رائٹ ٹو انفارمیشن. یس سر. رائٹ ٹو انفارمیشن پورے پاکستان, سب سے پہلے کے پی کے, پنجاب اور پھر سندھ کے اندر ہی قانون پاس ہو چکا ہے. اور لاسٹ منتھ ہی ہم لوگوں کی بھرپور اسٹرگل کے ساتھ ہمارے جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ڈفرینٹ NGO سیکٹر کے لوگ ہیں, انہوں نے بھرپور لابنگ کی. ہم لوگ لیجسلیٹرز MPs سے ملے اور یہ RTI کا قانون ہم لوگوں نے پاس کروایا ہے. اسی طرح ہی ہمارے جو چائلڈ رائٹ موومنٹ ہے ان کا میں ممبر ہوں, وومن امپاورمنٹ ہے اس کا بھی میں ممبر ہوں. تو کوشش کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں ہر پلیٹ فارم پر یوٹیلائز کرے اور ہم کہیں نہ کہیں پر جو ہے نا اپنا اچھا دے سکیں. یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ سے سامنے رکھی ہے. بات چیت آپ سے جاری رہے گی. اور ایک اور میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے نہ صرف آپ سے ملاقات کر کے مجھے کافی چیزوں کا پتہ چلا, غائبانہ طور پر بھی لوگوں نے آپ کا انٹروڈکشن مجھے کروایا ہے, اور لاسٹ
मार्च में जब हम आए एक दिन आइजक टीवी प्रोग्राम करने के लिए या रिकॉर्डिंग, तो आपका जिक्र खैर बड़ा पॉजिटिव हुआ और मैं उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, आपके भी दोस्त हैं, तो उन्होंने आपके बारे में बताया, लेकिन आप बिज़ी थे, आपसे हमारी मुलाकात ना हो सकी। लेकिन मैंने ये सुनकर मुझे नहायत खुशी हुई कि आपकी जो फैमिली है ये बहुत ही हेल्पफुल है अदर्स, जो डिज़र्विंग लोग होते हैं, जो नीडी लोग होते हैं, और चर्चिज़ में भी बड़ी आप खिदमत कर रहे हैं, फाइनेंशली तौर पर आप पास्टर्स को सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो उसकी भी आप थोड़ी सी मुझे बताना पसंद करेंगे? सर, सारी बड़ाई तो और तारीफ खुदावंद की है। आमीन। और अगर खुदावंद मुझ समेत मेरे वालिद और मेरी पूरी फैमिली को अगर किसी अच्छे रास्ते के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि शायद ये खुदावंद की तरफ से है कि वो हमें एक अच्छा टूल इस्तेमाल कर रहा है। यस। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो जहाँ एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, इसी के साथ साथ जो है ना क्या कहते हैं, वो बहुत अच्छे लीडर भी हैं। और उन्होंने जो एक परवरिश की है हम सब की, उसके अंदर उन्होंने बिब्लिकली चीज़ें मेंशन की हैं कि बेटा, बाइबल हमें कहती है कि अगर कोई गरीब मुस्तहिक है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना। और हमने कभी भी सोशल मीडिया पर इनकी चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया, और वो अपने तौर के ऊपर विडोज़ की हेल्प करते हैं, वो एक अपनी तंजीम चलाते हैं ताकि हमारे लोग सूद से बच सकें, और मंथली बेसिस के ऊपर जो उन्होंने अपना एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। वेरी नाइस। उनकी अपनी तंजीम है और वो चाहते हैं कि हमारे लोग सूद में ना पड़ें, और जब भी बेटियों की शादियां करें तो उनको भी एक अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है, हैंडसम अमाउंट। जी हाँ, तो एक हैंडसम अमाउंट दी जाती है। इसके अलावा वो बाइबल से जब वो आयत पढ़ते हैं तो फिर हमारे से शेयरिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं। और जो नीडी लोग हैं तो अगर उनके तदफीन बॉक्स, कफन बॉक्स वगैरह का अरेंजमेंट है, तो अगर लोग हमें अप्रोच करें तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। और बल्कि मैं कहूँगा कि अगर कोयटा बेस्ड कोई भी नीडी, कोई ऐसा डेड बॉडी है या किसी के पास कोई फैमिली ऐसी है जिसके पास, वो हमें अप्रोच करें, तो हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे कि उनका नाम सीधा राज में रखकर हम उनकी हेल्प कर सकें। और इसी तरीके से हम दिन रात कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ पर भी हमारे जो वसाइल हैं, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं हम उनकी हेल्प कर सकें। वो कि हम शायद सारे मसले तो नहीं हल कर सकते, लेकिन जितना खुदा ने हमें हिम्मत दी हम उसकी कोशिश कर रहे होते हैं उनको हल करने के लिए। इसी तरह कुछ सेमिनार्स हम यूथ के लिए मुनक्किद करवा रहे होते हैं, कुछ पास्टर साहबान के साथ हम काम कर रहे होते हैं। और इसी के साथ आपने बात की तो मैं यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, लास्ट टू ईयर से हमारे मौजूदा सेनेटर और साबका MNA मिस्टर दिनेश कुमार साहब, उनकी एक बहुत बड़ी काविश है कि उन्होंने जो है ना मिनॉरिटीज़ के हवाले से बहुत बड़ा फ़ंड मुख्तस किया। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ चर्चेज़ हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ थी, और हमारे काफ़ी ऐसे चर्चेज़ थे जहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं थी। तो वहाँ पर उन्होंने अपने फ़ंड्स दिए कि जी आप सिक्योरिटी के हवाले से, रेनोवेशंस के हवाले से आप जो है ना क्या कहते हैं अपने अपने चर्चेज़ को रेनोवेट करें, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से जो आप मेजर्स ले सकते हैं उन्हें। तो मुख्तलिफ चर्चेज़ के अंदर कुछ काम है जो कि दिनेश साहब की खुसूसी हदायत के ऊपर शुरू है और उनके फ़ंड से है। तो आज हमारा विज़िट भी है, आज हम आपको वहाँ पर भी लेके जाएंगे। दिनेश साहब यहाँ पर नहीं है, ही इज़ इन इस्लामाबाद, तो अगर वो होते तो ज़रूर आपकी मुलाकात हम उनके साथ करवाते हैं। तो क्या कहते हैं, आज हम उन तक भी आपको लेकर जाएंगे। शेजान भाई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की, और आप सोशल मीडिया पर भी अपनी एडवर्टाइजिंग भी नहीं करते, जो सोशल काम, जो खैरात आप कलाम के रूह से हम लोग देते हैं, हेल्प अदर्स। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो यतीम, गरीब और मस्कीनों को देता है, खुदा को कर्ज देता है, खुदा उसका बदला उसको देगा। तो ये मैं समझता हूँ कि जो इसकी कामयाबी का राज है आपकी फैमिली, जो इतनी फाइनेंशियली तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी बड़ी ब्लेस्ड है, तो इसका यही रिवार्ड आपको खुदा दे रहा है कि आप दूसरों की जब मदद करते हैं तो यकीनन खुदावन अपना सामान खोल देता है, वो दरवाजे खोल देता है। बातचीत खत्म होने के बाद मिस्टर शेजान विलियम भट्टी ने अपनी फैमिली का 1 by 1 इंट्रोडक्शन करवाया। नाज़रीन, इस वक्त हम बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली के घर में हैं। अभी आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक दिन आइजक टीवी के साथ, ऑनरेबल बड़े अच्छे लीडर हैं मिस्टर शेजान विलियम भट्टी साहब।
تو بڑی خوشی ہوئی تھی آپ کی فیملی سے آپ ملاقات کروا رہے ہیں اور آپ کے والد صاحب کو بھی خدا نے بڑی برکت دی. تو آپ ذرا ون بائی ون اپنی فیملی کے بارے میں ذرا انٹروڈکشن کروائیں. رینوٹ صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں یہ عزت بخشی اور آج آپ ہمارے گھر آئے. ہم بلوچستان سے زمین پر آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں. گریٹ پلیئر. آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر میری مسز ہے ایسٹر شہزان اور شی از گریجویٹ اینڈ ریسنٹلی شی ڈن ماسٹر. ویری نائس ویری نائس. اور میرا بیٹا ہے بڑا اور خدا کے فضل سے اس نے جو ہے نا اے لیول میں او لیول پاس کیا ہوا ہے اے گریڈ میں اور اب جو نہیں پروموٹ ہوا اے لیول کے اندر. بیکن ہاؤس کا اسٹوڈنٹ ہے. بیکن ہاؤس کا. اسی کے ساتھ یہ ارسلان یشوا ہے اور خدا کے فضل سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ او لیول میں پروموٹ ہوا ہے. بیکن ہاؤس اسٹوڈنٹ ہے. آج آپ مجھے جس پوزیشن پر دیکھ رہے ہیں وہ سب کا سمر میں اور کریڈٹ گوز ٹو مائی فادر. میرے والد صاحب ولیم بٹی صاحب ہیں جو کہ بلوچستان کی ایک مانی شخصیت ہے. ان کے لیے ذرا بگ ہینڈ بھی ہو جائے. اور اسی کے ساتھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو دکھنے میں تو بڑے ہیں اور خداوند کے فضل سے بلوچستان کی ہسٹری کے اندر چیمبر آف کامرس کے یہ ممبر منتخب ہوئے ہیں بلا مقابلہ. اور کل ان کی حلف برداری تھی اور یہ بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں, گورنمنٹ کانٹریکٹر بھی ہیں اور آرمی اور سول گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. مینی کانگریچولیشن بردر. تو کچھ آپ بتانا چاہیں گے, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں تو بڑا آنر ہے کہ آپ چیمبر آف کامرس بلوچستان کوئٹہ کے اندر فرسٹ کرسچن ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو وڈ یو لائک ٹو سے اینی میسیج ٹو پبلک؟ تھینک یو زمین صاحب. اگین آپ کو ویلکم کہتے ہیں تھینک یو. بلوچستان کی سرزمین پر اور بٹی صاحب کے ہاؤس میں. تو سر یہ خداوند کی اور والدین کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ جو سر بلندی یا سرفرازی مل رہی ہے تو اس پہ والدین کی دعائیں اور خدا کی نظر کرم اس پہ. اور یہ بڑی اچیومنٹ کی بات ہے کہ بلوچستان میں فرسٹ آف کرسچن جو چیمبر آف کامرس بلوچستان کے ایگزیکٹیوز میں بلا مقابلہ جبران بٹی منتخب ہوا. تو میں آپ کا تھینکس بھی کہتا ہوں کہ اسپیشل آپ سے مجھے تھینکس کی اس مسئلے میں اور اس گریجویشن مجھے میں تھینکس کہتا ہوں آپ کا. تو ایز اے بزنس کے حوالے سے ٹرن اوور ہم لوگوں کا کافی اچھا ہے بزنس کا. اسی حوالے سے چیمبر آف کامرس نے مجھے سلیکٹ کیا کہ میں اپنی قائدانہ صلاحیت چیمبر آف کامرس کے لیے واقف کر سکوں. ویری گڈ, دیٹس گریٹ. جی سسٹر لاہور سے بلانگ کرتی ہیں, یہ بھی بڑا آنر ہے کہ ہمارے شہر سے ہیں. تو ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. مسز شہزان ولیم بٹی صاحبہ, سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی ایک بلیس فیملی ہے, 2 آپ کے بیٹے ہیں, بڑے اچھے گھرانے میں آپ کی شادی. آپ کے والد صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں, وہ پاسٹر ہے لاہور میں اور اپنا پاسٹر ریاض صاحب, تو ان کا اپنا چرچ ہے, بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں. تو اتنے مصروف ہیں شہزان بٹی صاحب اور بڑے ہی سمجھ لیں کہ ان کے سکلز ہیں, یہ سوشل کاموں میں بھی, ہیومنز رائٹس پر بھی کام کر رہے ہیں, بزنس مین بھی ہیں اور پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں. تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنا مطلب گھر بھی کبھی آتے ہیں یا بس یہ لوگوں کے کام کرتے رہتے ہیں؟ بس کلام کے مطابق ہر ایک کو توڑا ملا ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ ان کے پاس ایک توڑا ہے کہ یہ پبلک کی سروس کریں, کیونکہ ہمیں خدا نے خدمت کے لیے بھیجا دنیا میں. تو اگر کرسچن کمیونٹی کی یا ان کی خدمت کر رہے ہیں تو میں یہ اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی. میں کہتی ہوں کہ اگر خدا نے ان کو توڑا دیا ہے تو یہ اس کو یوز کریں. باقی جو ہے گھر کے متعلق ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ یہ ویل اینڈ گڈ, اچھا ہم لوگ تھینکس ٹو گاڈ کی بہت اچھی لائف ہم لوگ گزار رہے ہیں. سو گڈ ہسبینڈ. یس. جی سسٹر, آپ ببلیکل سروسز بھی آپ نے جاری رکھی ہیں, آپ ٹریننگ بھی کر رہی ہیں اور ماسٹر بھی آپ نے کیا ہوا ہے, اور ایجوکیشن سسٹم میں سب سے آگے ہماری بیٹی بہنیں آگے ہیں. تو آپ کچھ وومنز بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں, کچھ ینگسٹر بھی دیکھ رہی ہیں, ان کے لیے بھی کوئی خصوصی میسیج دیں کہ وہ ایجوکیشن کو, جو ہائر ایجوکیشن حاصل کریں.
ایکچولی میں نے گریجویشن تھی جب میری شادی ہوئی, تو پھر میں نے ماسٹرز اپنی شادی کے بعد کلیئر کیا نا. اس کے بعد مطلب میں نے نوٹ کیا کہ میرے بچے جب پڑھ رہے ہیں تو میں نے ان کو بھی سرو کرنا ہے, اور جب انہوں نے ہمیں پریزنٹ کرنا ہے تو ان کو بھی امبیرسمنٹ نہ ہو کہ ہمارے پیرنٹس اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. تو میں نے اپنی اسٹڈی کو بھی ساتھ ساتھ امپروو کیا, اور اس کے باوجود علاوہ جو میں بائبل اسٹڈی کورس کر رہی ہوں, یہ میں لاہور سے رحیمہ بائبل کالج سے کر رہی ہوں کورسپونڈنس کے تھرو نا. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو مدر ایک جو گھر کا سربراہ ہے, مرد ہے, وہ صرف ایک گھر کو اپنی سکسیس کرتا ہے یا ان کو فائنینس کرتا ہے, لیکن جو ایک مدر ہے پوری نسل کو لے کے چلتی ہے. ایک جو مدر ہے وہ اگر اس کے پاس روحانی ٹیچنگ ہوگی یا دنیاوی, وہ ان کو اس لیول پہ لے کے جائے گی. تو میں نے ببلیکل اسٹڈی اس لیے بھی کی کہ میں خود بھی کچھ کر سکوں اور اپنے بچوں کو بھی ٹیچ کر سکوں, اور اس کے علاوہ خدا نے ہمیں خوشخبری پھیلانے کے لیے بھیجا ہے. تو میں وہ بھی لرن کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں آگے جا کے بہنوں کے لیے کوئی خدمت کر سکوں یا ان میں کوئی سرو کر سکوں کہ ہمیں خدا میں رہتے ہوئے کیسے اپنی فیملی کو لے کے چلیں. تھینک یو سو مچ, بہت پازیٹیو اور بلیسڈ میسج آپ نے دیا ہے, خدا آپ کو برکت دے. شہزان ولیم بٹی نے ہمیں اپنے نئے گھر کا وزٹ کروایا اور اپنے نئے گھر کے بارے میں پوری جانکاری دی. کے بعد وہ ہمیں عثمانیہ ریسٹورنٹ کی طرف لے گئے. راستے میں ان سے ان کی گاڑی میں چند اہم ایشوز پر بات چیت کی. ہاں جی شہزان بٹی صاحب, بہت خوبصورت باتیں آپ کی لوگ سن رہے ہیں, اور بلوچستان میں ایک آپ کی گرپ ہے, ایک ورتھ ہے, ایک نام ہے. یہ سارا خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے سارا یہ ہوا کہ آپ کی فیملی بہت ایماندار ہے, بلیسڈ ہے, اور آج خدا نے آپ کو بہت برکات سے مالا مال کیا ہے. پہلے نمبر پر میں ایک کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید آپ کو کیسا لگے. آپ جتنی بلوچستان میں آپ کی خداوند نے آپ کو برکت دی ہے, اور بڑا پازیٹیو لوگ آپ کے بارے میں میسج بھی دیتے ہیں, جب بھی کوئی بات ہو تو یہاں کی جتنی پرسنالٹیز ہیں ان میں آپ کا نام ہے, تو آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے, یہ ذرا بتائیے. پولیٹیکل لیڈرشپ سکلز آپ کے اندر ہیں, تو کیا ان فیوچر کوئی ایسا پروگرام ہے تو ضرور شیئرنگ کرنی چاہیے, جو آپ کے اندر بلیسنگ ہو یا اچیومنٹس ہو یا نیکسٹ کوئی پلانز ہوں, ان کو ضرور شیئر کیے کریں. تو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ سیمل کھوکر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو کوسچن کیا ہے یہ گاہے بگاہے میرے یار دوست اور میرے حلقہ احباب کے لوگ اکثر مجھ سے کرتے ہیں کہ آپ پولیٹکس کو کیوں جوائن نہیں کرتے. ریزن یہ ہے کہ میں صرف ایک چیز سمجھتا ہوں, بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے, وائز 3 پاپ میں, اور شاید میرے خیال کے اندر خداوند مجھے ابھی تیار کر رہا ہے, اور جب خداوند کی مرضی ہوگی تو شاید خداوند مجھے سیاست کے اندر بھی لے آئے. نو ڈاؤٹ خدمت ہے. میرا پہلا ماسٹرز جو ہے وہ تھا بھی پولیٹیکل سائنس میں, میں نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے اور MA بھی کیا ہوا ہے, اور اس طرح بے شمار کافی ڈفرینٹ کورسز بھی کیے ہوئے ہیں. لیکن شاید ابھی تک سماجی حوالے سے اور سوشل حوالے سے جو خدمات خداوند مجھ سے لے رہے, مجھے ہمت دی ہے کہ میں ان خدمات کو کر سکوں, وہ خدمات دینی کہ میں دے رہا ہوں. شاید جب خداوند کی مرضی ہوگی تو میں ضرور اس میں.
well, in future हम होपफुल हैं कि खुदावंद आपको जितना मतलब आँख में दर्द है अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए, जो रिजेक्टेड नेग्लेक्टेड पीपल्स हैं, क्योंकि आपके फादर्स की जो खिदमात हैं वो देखी, वही जो ट्रांसफ़र आपके फैमिली में हुई, और आप भी बड़े लोगों की हेल्प करते हैं, चर्चिज़ की हेल्प करते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि आपको आना चाहिए, क्योंकि जो लीडरशिप है वो चाहे पॉलिटिकल है, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप है, खिदमत के लिए आप कलाम में भी देखें तो खुदा ने बहुत जगहों पर अपने लोगों को ऐसे मनसब पर भी इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल लीडर्स भी वो एज काम करते रहे हैं। तो बहुत अच्छा, मैं तो आपके लिए दुआगो हूँ कि जितने अच्छा आप लोगों की हेल्प करते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आप MP MNA बन जाए तो फिर ही जो लोग हैं वो MP MNA लोगों की मदद करते हैं, लेकिन आप जैसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका तल्लक किसी सियासी घराने से नहीं है, लेकिन वो ऐसे काम जो हैं, जो सोशल, जो समाजी काम है वो करते रहते हैं, और खुदा उनको बरकत भी देता है अकॉर्डिंग टू बाइबल। मैंने बलूचिस्तान में सर बड़ी दफ़ा आया हूँ, बड़े सालों से आना जाना है। वैसे भी न्यूज़पेपर तो आप पूरी दुनिया की जो खबरें हैं वो हम सुनते हैं, डेली सुनते हैं। बलूचिस्तान आज से 10-15 साल पीछे चले जाए तो एक खौफ व हरास था, टेररिज्म का जोर था, उनकी हालात बड़े ख़राब थे, लोग डरते, ना बिजनेस करते थे, ना इधर आते थे, तो बड़ा एक अजीबो गरीब समा था। लेकिन तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने, अफवाजी पाकिस्तान स्पेशली, उसने बड़ा अपना एक्टिव रोल अदा किया है, और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बलूचिस्तान के अंदर पीस कायम है। पीस प्रोसेस पर आप क्या खुसूसी बातचीत करेंगे? बहुत अच्छी बात की, आप कोयटा 1 या 2 बार पहले आ चुके हुए हैं, और आपने मीडिया के थ्रू हमेशा ये सुना होगा जी जी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले खुदावंद का, और उसके बाद में पाक अखबाज का, FC के जवानों का, पुलिस के जवानों का, और डिफरेंट जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर वापस उनकी काविशों के साथ एक अमन की फ़िज़ा कायम हुई है। नो डाउट हमारे कुछ अनदेखे जो हमारे दुश्मन थे, उनकी एक बड़ी काविश थी कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देंगे, लेकिन ये साजिश उनकी नाकाम गई है। और मैं कहूँगा कि जितना रोल हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, हमारी फोर्सेस ने अपने खून के साथ इस खित्ते को वापस अमन का गहवारा बनाया है, उसी जज्बे के साथ हमारे सिविलियन, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे रिलीजियस लोग और डिफरेंट ट्राइब्स, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, उन सब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और मैं कहता हूँ कि हम सब इस माशरे के अंदर मिलजुल कर रहने के काबिल हैं। सिविल सोसाइटी का भी बड़ा, सिविल सोसाइटी का बहुत रोल है सर, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कसर जो हमारे हमसाया ममालिक थे उन्होंने नहीं छोड़ी थी। उनके इरादे यही थे कि हम जो है ना, क्या कहते हैं, बंगाल की तरह इस खित्ते को अलग करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ सलूट टू अवर फौज, जिन्होंने एक भरपूर किरदार पाकिस्तान आर्मी, नो डाउट, सलूट टू पाकिस्तान आर्मी, कि जिन्होंने जो है ना, क्या कहते हैं, दिन रात शहीदों का नजराना दिया और इस मुल्क को, इस खित्ते को वापस बचाया। आज सामने है, आप कोयटा देखें, यहाँ पर वापस खुशियाँ वापस लौट आई हैं, यहाँ रौनकें वापस लौट आई हैं, लोग खुशहाल हैं और वापस यानी कि पीस की तरफ जा रहे हैं। गाहे बगाए आपको पता है कि बड़ा सूबा है और कोई छोटी मोटी वारदात इस तरह ज़रूर होती है, लेकिन क्या कहते हैं, अमन की फ़ज़ा कायम है। और देखिए, चंद साल पहले KPK में भी बहुत ज़्यादा टेररिज्म का जोर था, और पाकिस्तान अफवाज ने वहाँ बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया, और तमाम जो फोर्सेस हैं उन्होंने टेररिज्म को, उनको मुंह की खानी पड़ी जो दहशतगर्द थे। आज उधर भी है, एक वक्त ऐसा था कि वो इस्लामाबाद लोग आकर उस पर कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन मैं सलूट पेश करता हूँ पाकिस्तान आर्मी को। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क में ना हो तो ये फिर मुल्क जो है वो, आप खुद समझते हैं कि जितनी परेशानियों का, जितने बैरियर्स, जितने हिडन्स इस पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस आए, और जो हमारे एंटी कंट्रीज हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आए, लेकिन मैं सारा ट्रिब्यूट, सारा सलूट पाकिस्तान आर्मी को पेश करता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी को, आर्मी स्टाफ को पेश करता हूँ। और आप खुद बता रहे हैं कि अब
बलूचिस्तान के अंदर भी ये फ़ज़ा बड़ी जो है पीसफुल है, तो दैट्स ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड। बल्कि मैं मज़ीद कहना चाहूँगा, देखें इस टाइम अफ़गानिस्तान से जो सिचुएशन आपके सामने है, जी, जी। अमेरिका के चला जाने के बाद वहाँ पर यानी कि काफ़ी हालात मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ है। और बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ जो हैं वो वापस पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर से वापस यानी कि पाकिस्तान के अंदर वो इन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइम जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमारी आर्मी तैनात है, और उनकी एक बहुत बड़ी काविश है कि देखिए एक सिस्टम को रोक कर रखा हुआ है, शेल्टर मिल रहा है इधर यहाँ पर प्रॉपर अब थ्रू प्रॉपर चैनल जो हमारे रिफ्यूजीज आ रहे हैं थ्रू प्रॉपर चैनल आ रहे हैं, यानी कि उनका प्रॉपर उनके पास अपने परमिशन कार्ड्स होने चाहिए, रैकेट पूरा गवर्नमेंट के पास यूएन है। के थ्रू आना चाहिए, ऑफिस के थ्रू आना चाहिए, जी, जी। और अब एक मैकेनिज्म के थ्रू आ रहे हैं। Right. ऐसा नहीं है कि हमारी इकॉनमी उनके, देखें पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आ जाएं तो यहाँ की इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाएगी। जी जी तो हम इसका भी ट्रिब्यूट जो है ना वो क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी और साथ क्या कहते हैं हमारे जो पाक आर्मी उसको जाता है, जो दिन रात एक करके सरहदों पर खड़े हैं और हमारी हिफाजत निगरानी करवा रहे हैं। दैट्स ग्रेट। ये बड़ा अच्छा हो गया कि मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था कि जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जी जी चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं जी जी या शोबा तलीम या शोबा सेहत से वाबस्ता हैं, उनके बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि कोयटा के अंदर भी बहुत बड़े बड़े क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं जो एजुकेशन सिस्टम में सारे फरिस्त हैं, और बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं यहाँ से निकले हैं, हमारे मुस्लिम भाई निकले हैं। बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप ओवरऑल देख लें तो हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़कर बड़े बड़े मनसब पर लोग गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं, और बहुत बहुत बड़े मनसब पर हैं। और आज खुदा का शुक्र है कि हमारे क्रिश्चियंस भी बड़े बड़े मनसब पर बलूचिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ। डीसी हैं, एडिशनल आईजी हैं, एसी हैं, उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ ऑडिट ऑफिसर हैं, बड़े बड़े मनसब पर हैं। तो आप एजुकेशन जो हमारे अदारे हैं स्पेशली इन कोयटा बलूचिस्तान, उनके बारे में भी कुछ बताइएगा, कौन से इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? सर मैं यहाँ पर एज एक टीवी के तवसत से ये मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा फोरम है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे रिलीजियस जो लीडरशिप है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो कौम के लोग हैं ये चैनल देखते हैं। लेकिन ये बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया है। जी जी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाऊँगा कि पाकिस्तान को हासिल करने में, पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान की मज़ीद तरक्की के अंदर हमारे क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा अहम किरदार है। वाह वाह। अगर हम देख जैसे 1947 से लेकर हमारे मिशनरी अदारे और हेल्थ के जो इंस्टीट्यूट हैं, ये जो अदारे हैं, इन्होंने एक अहम रोल अदा किया, नो डाउट। और इसी के साथ ही वो मज़ीद पाकिस्तान की तरक्की के अंदर हम जितनी भी क्रीम ऑफ द पॉलिटिक्स देखें, जी, जी। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अपनी एजुकेशन हमारे मिशनरी अदारों से हासिल की है। जी जी बिल्कुल। और अभी भी वो अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे अदारोों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है, और उसी पैशन के साथ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें, और कोशिश करें कि हमारी जो क्रिश्चियन कौम है उनके बच्चों को भी भरपूर इसमें हिस्सा डालें। क्योंकि मैं ये कहूँगा कि मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर गाए बगाए हर तरफ में गया हूँ, तो मुझे वहाँ से ये एक ही आवाज़ मिली है कि सर बच्चों की एजुकेशन, और मेरा अपना नज़रिया भी है कि एजुकेशन ही हमारी तरक्की का वाहिद ज़रिया है। तो अगर हमने एजुकेशन की थ्रू तरक्की करनी है तो हमारे अदारों को, और ख़ास तौर पर हमारे मिशनरी अदारों को इसका भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, और ख़ास तौर पर हमारे वो लोग जो बहुत डिप्रेस्ड हैं और मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको जो है ना क्या कहते हैं, उनके बच्चों का एडमिशन दिया जाए ताकि वो आगे चल के बड़ी पोजीशंस पर बैठे। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल बलूचिस्तान की ऐड करना चाहूँगा। फादर आटो साहब जो कि इस टाइम मरहूम हो चुके हुए हैं, अच्छा, खुदावंद में सो गए हैं। उन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चों को उठाया और अच्छी पोजीशन पर बिठाया। जबरदस्त। उन्हें सिर्फ एजुकेशन उन्हें दी, वो आप यकीन करें उनको घरों से लेकर आते थे, पकड़ कर लाते थे और एजुकेशन देते थे। तो मैं कहूँगा कि खुदारा अब हमारे लोगों को वापस एक मिशनरी जज्बे के तहत वापस आना है और इस कौम की खिदमत करनी है। हम
उसी तरह खिदमत कर भी रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के अंदर हमारे मसीहों का बहुत बड़ा किरदार है। नो डाउट। हम फ़िज़ाइयों को देख लें, हम डिफरेंट अदारों को अंदर देख लें, हमारे आर्मी के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने अपने खून का नजराना देकर इस मुल्क की आन बान को सलामत रखा है। और हमने इस मुल्क बॉर्डर लाइन के ऊपर और मैं कहूँगा कि इस मुल्क की आन बान शान को कायम रखने के लिए हमें हर शोबे में अपना भरपूर किरदार अदा करना है। बटी साहब, ओवरऑल हम अगर देखें पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो कुछ 30 लाख से ज़ायद ही है, और 30 से 32 करोड़ हमारी आबादी है, जी जी। और 2.5 से 3 करोड़ ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से जिनका ताल्लुक़ है, वो तलीम ही नहीं हासिल कर रहे। बिल्कुल। मतलब उनके पास वसाइल नहीं है, कुछ अवेयरनेस नहीं है, कुछ पावर्टी है, और ग्रास रूट एरिया में स्पेशली लोग जाते ही नहीं है स्कूलों में, बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, आवारा फिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने स्कूल होने के बावजूद, गवर्नमेंट के भी और मिशनरी स्कूल होने के बावजूद, मिशनरी तो खैर बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े स्कूल हैं जो बंद है। अभी मीडिया दिखाता है कि फलानी जगह भैंसें बांधी हुई हैं, फलानी जगह ये स्कूल है, हमारे पंजाब में स्पेशली। तो मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन है, देखिए 2.5 से 3 करोड़ बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। तो अभी कितनी गवर्नमेंट भी इसको करती है, बड़ा इस पर बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़ी इंकरेजमेंट भी देते हैं, लेकिन एजुकेशन के जो आप बात कर रहे हैं, ये इतने जो बच्चे हैं ये क्या करेंगे फ्यूचर में, इनका क्या फ्यूचर है? सर, बड़ा दुखी और सेंसिटिव क्वेश्चन आपने किया है। ये दुखी मैं इस सेंस में कहूँगा कि किसी एक बच्चे को भी जब हम रोड पर देखते हैं और उसकी विश होती है कि यार मैं कुछ पढ़ूं, या यूनिफॉर्म में जाते बच्चों को देखता है और उसकी विश होती है कि मैं जाऊं, तो शायद एक बहुत बड़ी हसरत लिए वो बैठा हुआ। जी जी। वो हमारे बड़े एक अफसोस का मकाम है। मैं ये कहूँगा कि शायद एक अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें ग्रास रूट लेवल के ऊपर। हम लोग कुछ अर्सा पहले बहुत ग्रास रूट लेवल के जो लोग थे, जैसे नसीराबाद, जाफराबाद, उसके अंदर जाने का जब हमने इरादा किया और गए, आप यकीन करें वहाँ पीने का पानी नहीं था। अब तो शहरों के अंदर ये सिचुएशन आ गई है। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि सर हमारे बच्चे जब तक काम नहीं करेंगे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं चलेगा। चाइल्ड लेबर, यानी कि एक बहुत बड़ा एक टीनेजर बच्चे हैं, वो चाइल्ड लेबर के यानी कि ज़मरे में आ रहे हैं, और वो अपने गैर आईनी, गैर कानूनी, एग्जैक्टली गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और प्रॉपर्ली वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर, टीवी पर, और शायद ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है ना, क्या कहते हैं, हमें एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करने की ज़रूरत है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और सेकंड, जो गोस्ट स्कूल है, मैं बलूचिस्तान की भी बात करूँगा, सिंध की भी बात करूँगा, पंजाब के अंदर भी शायद चंद एक गाय बगाए, बिल्कुल यहाँ पर गोस्ट स्कूलों का खात्मा होना चाहिए। गोस्ट स्कूलों का, और गोस्ट जो हमारे टीचर्स हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ सैलरीज जा रही हैं या रेंट्स जा रहे हैं, हमें उसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। यहाँ हमें भरपूर तरीके से गवर्नमेंट को रिकमेंड करूँगा कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लें और एजुकेशन फॉर ऑल के नाम पर एक कैंपेन स्टार्ट करें, और ग्रास रूट लेवल के ऊपर चाहें तो मैं कहता हूँ कि लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, चाहे वो पश्तो है, ब्रावी है, बलोची है, जो भी लैंग्वेज है, सिंधी है, वहाँ पर लोगों को मोटिवेट करें कि आपने एजुकेशन ज़रूर हासिल करनी है। यू बिलीव मी कि अगर हमारे छोटे से छोटे इलाके के अंदर भी एजुकेशन की अवेयरनेस आ जाए, तो पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है दुनिया के अंदर बहुत अपग्रेड हो जाएगा। और शायद अब हम देखते हैं कि यूएन के डिफरेंट कन्वेंशंस के थ्रू भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पर डिफरेंट पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं, तो शायद ऑटोमेटिकली हमारा ग्राफ बहुत ऊपर आ जाएगा। दैट्स ग्रेट। इससे पहले कि आज आप हमें बड़ी ऑनर दे रहे हैं कि हम उस्मानिया रेस्टोरेंट नज़दीक आ गया है, तो आखिरी एक मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके फैमिली भी साथ है, आगे 2 गाड़ियाँ हमारा वेट कर रही हैं। तो लास्ट में मैं एक भट्टी साहब आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि एक दिन आइजक टीवी के साथ प्रोग्राम बड़ा आउटस्टैंडिंग, पूरे वर्ल्ड में खुदावंद ने इस प्रोग्राम को इतना ज़्यादा, जो एक मुनफरद प्रोग्राम है, लोगों ने पसंद किया, और खुदावंद की मेहरबानी से, खुदावंद के फजल से, और उसके बाद पास्टर अनवर फजल साहब के तामन से, उनकी एक बहुत बड़ी आइजक टीवी की प्रोडक्शन है एक दिन आइजक टीवी के साथ, तो बड़ी जल्दी जो है ये बुलंदियों पर गया है। तो आपने भी देखे मेरे काफ़ी प्रोग्राम, और आपने प्रोग्राम देकर मेरे साथ कांटेक्ट किया
اور یہ بھی بڑا ایک آنر ہے ہمارے لیے کہ کچھ لوگ اب ہمیں بلا رہے ہیں, ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے پروگرام جب وہ دیکھتے ہیں تو بڑا پازیٹیو فیڈ بیک جا رہا ہے کہ ایک بندہ 30-35 منٹ کے اندر اس کی پوری جو اس کے بچپن سے لے کے پریزنٹ پوزیشن تک کہ کیا خداوند نے اسکلز دی ہیں, کیا کیا خوبیاں ہیں, کیا کیا بلیسنگز ہیں. تو یہ اس پروگرام کے بارے میں آپ کیا ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں کہ کیسا ہے پروگرام؟ میں سب سے پہلے ایزک ٹی وی اور انور فضل صاحب آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھا چینل سٹارٹ کیا ہے اور یہ ہمارے ہر کرسچن مسیحی کے گھر تک پہنچ رہا ہے. اور اس چینل کے تھرو میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت کی پریچنگ اور مسیحیت کی جو نیڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہے. اور جس جگہ پر شاید پریچنگ نہیں بھی ہو رہی, خدمت نہیں ہو رہی, وہاں تک بھی ایک یسوع مسیح کا کلام وہاں پہنچ رہا ہے. تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اور خاص طور پر میں اس پروگرام کے حوالے سے ایک دن ایزک ٹی وی کے ساتھ میں موسٹ ریورنڈ پاسٹر سمیع کھوکھر صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے لاہور سے ٹریول کر کے بلوچستان کی سرزمین پر آئے اور ایک اچھی کاوش سٹارٹ کی تاکہ ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں یا ہمارے جو ڈگنیٹیز ہیں یا جو شائننگ سٹارز ہیں جو یہاں پر بلوچستان کی سرزمین کے اندر ہیں یا پاکستان کے اندر ہے, اس کو جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا خدمت کا کام کر رہے ہیں. میری طرف سے پوری ایزک ٹیم کو, چاہے وہ پروڈکشن سے ہو, مارکیٹنگ سے ہو, ایڈیٹنگ سے ہو, آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. بیسٹ آف لک, گاڈ بلیس یو آل, اور خداوند آپ سب کو ڈھیر ساری برکتیں دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. بات چیت ختم ہوتے ہی ہم عثمانیہ ریسٹورنٹ پہنچ گئے. جہاں شیزان ولیم بٹی کی فیملی اور ان کے چند گھریلو ملازمین کے ساتھ مل کر عثمانیہ ریسٹورنٹ کا تیار کردہ لذیذ کھانا کھایا. کھانے میں موجود عثمانیہ اسپیشل سیلڈ, ریشمی کباب, وائٹ چکن ہانڈی, عثمانیہ اسپیشل رائس, مٹن کڑھائی اور پالک گوشت شامل تھا. کھانا کھانے کے بعد وہ ہمیں آزاد چرچ عیسیٰ نگری کوئٹہ کی طرف لے گئے, جہاں روفن بٹی نے ہمیں خوبصورت گلدستہ پیش کیا اور ساتھ خوبصورت مالا پہنائی. ویلکم ختم ہونے کے بعد شیزان ولیم بٹی, والد ولیم بٹی اور مقامی کلیسیا کے ساتھ چرچ کا وزٹ کیا, جو چرچ ان کی فیملی کی کاوشوں سے بنایا جا رہا ہے. چرچ کا وزٹ ختم ہونے کے بعد وہ ہمیں سیونتھ ڈے چرچ عیسیٰ نگری لے گئے, جہاں مقامی پاسٹر رضوان ندیم اور علاقے کے اہم شخصیات نے ہمارا آؤٹ اسٹینڈنگ ویلکم کیا. اس کے بعد چند لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس کے بعد مسٹر شیزان ولیم بٹی, ان کے چھوٹے بھائی جبران جان, ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس, بڑے بیٹے سلیمان اینتھنی اور چھوٹے بیٹے ارسلان یشوا نے بڑی عقیدت اور احترام سے ہمیں سی آف کیا.